अध्याय 87। रेन अंजी की हरकतें। पिछले कुछ दिनों से रेन अंजी मायूस महसूस कर रही थी और चिढ़ रही थी। जब उसे याद आया कि कुछ रात पहले क्या हुआ था, तो उसे बहुत डर लगा। उसका अमृत का खेत नष्ट हो गया था और अब वह एक बेकार आदमी बन गया था। जिसने उसे बर्बाद किया वह जन्मजात विशेषज्ञ के लिए एक आधा कदम था। वह बूढ़े और युवक के विचार से सिहर उठा। उसने अपने पिता, रेन परिवार के वर्तमान मास्टर को बताया। जब उनके पिता ने इस घटना के बारे में सुना, तो उन्होंने उस विशेषज्ञ से प्रायश्चित करने के लिए उन्हें लगभग मार डाला। लेकिन अपनी मां के समझाने पर उनके पिता ने आखिरकार यह विचार छोड़ दिया। उसके पिता उसे साथ लाना चाहते थे और उनसे माफी मांगना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यह विचार छोड़ दिया क्योंकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि परिवार में किसी को इस बारे में पता चले। यदि परिवार के अन्य बड़ों को पता चला कि वह इतने दुर्जय विशेषज्ञ के साथ मुसीबत में पड़ गया है, तो उसके पिता के ऐसा न करने पर भी उसके पापों का प्रायश्चित करने के लिए उसे पीट पीट कर मार डाला जाएगा। रक्त और क्रूरता ने प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया को भर दिया। भले ही रेन अंजी आपदा से बच गए, लेकिन उनकी खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई। प्रारंभ में उनके पास परिवार को नेता के रूप में विरासत में लेने का अवसर था, लेकिन अब ये पूरी तरह से सवाल से बाहर था। उसका अमृत क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया था और केवल एक जन्मजात विशेषज्ञ और कुछ दवा की मदद से ही ठीक होना संभव था। जाहिर है, रेन परिवार उसके इलाज के लिए एक जन्मजात विशेषज्ञ को आमंत्रित करने में सक्षम नहीं था। अपनी सारी खेती खो देने के बाद उन्हें कुछ व्यवसायों के प्रबंधन के लिए परिवार के एक संगठन में भेजा गया। डैम, अगर यह उन दो बेवकूफ़ों के लिए नहीं होता तो क्या मैं ऐसी स्थिति में समाप्त होता। रेन अंजी अपने कंप्यूटर को घूरते हुए कार्यालय में बैठे थे। उस दिन की घटना को याद कर वह सिहर उठे। यदि वे दो मूर्ख साले न होते तो उसकी ऐसी दशा कैसे होती। हालांकि वे दोनों भी एक कठिन जीवन जी रहे थे। उनके अंग अपंग हो गए थे और उन्हें अपना शेष जीवन व्हीलचेयर पर बिताना पड़ा। इसके अलावा उनके बहनोई के परिवार ने भी उन्हें अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा दिया। हालांकि उन्होंने उसे कितना भी मुआवजा दिया हो, यह उसकी खेती के बदले में कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता था। बस जब रेन अंजी परेशान महसूस कर रही थी, तभी अचानक फोन की घंटी बजी। जब उसने फोन पर कॉल करने वाले का नाम देखा तो उसने एक अधीरता दिखाई। अभी बोलो, रेन अंजी एक अप्रिय अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाए। निदेशक रेन, आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। हमारे शोरूम में कुछ हुआ। किसी ने हमारी 5 बेंटली तोड़ दी। उनमें से 5। उस व्यक्ति ने हमें ताने भी मारे। क्या? निर्देशक कुई की आवाज ने रेन अंजी को कुछ देर के लिए स्तब्ध कर दिया। उसने गुस्से से अपनी आवाज उठाई, क्या वह व्यक्ति चला गया है? रेन अंजी ने अपनी आंखों में टिमटिमाती चमक के साथ अपनी अभिव्यक्ति को गहरा कर दिया। अभी नहीं, निर्देशक रेन, वह अभी भी शोरूम में है। महान, मैं वहां रहूंगा। भगवान इस पर लानत है। वह इसके लिए पूछ रहा है। रेन अंजी ने एक मारक अभिव्यक्ति प्रकट की। वह क्रोधित महसूस कर रहा था, फिर भी किसी ने उसके शोरूम में गड़बड़ी करने की हिम्मत की। वह व्यक्ति मुर्दा मांस का टुकड़ा बनने वाला था। पूरे रिवरटाउन में हर कोई जानता था कि रिवरटाउन 4S शोरूम को रेन फैमिली का समर्थन प्राप्त था। क्या बकवास है। शोरूम में जाते ही रेन अंजी ठंडे भाव के साथ तुरंत खड़ी हो गई। वह उस बेशर्म साथी को सबक सिखाने जा रहा था। बालक, तुम बर्बाद हो। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपने जीवन भर जो किया उसके लिए आपको पछतावा होगा। थोड़ा इंतजार करिए, तुम मर रहे हैं। 4S ऑटोमोबाइल शोरूम में वापस निर्देशक कुई ने निर्देशक रेन से जवाब मिलने के बाद एक भयानक नज़र से वांग शियान से बात की। निर्देशक कुई, आपने अभी किसे फ़ोन किया? यंग मास्टर लिन ने संदेह के साथ पूछा जब उन्होंने सुना कि निर्देशक कुई ने उस व्यक्ति को लाइन पर कैसे संबोधित किया। मैंने रेन परिवार के बेटे निर्देशक रेन को फ़ोन किया, निर्देशक कुई ने उत्तर दिया। उन्होंने रूखापन जारी रखा, निर्देशक रेन कुछ ही समय में यहाँ होंगे। तू तो गया। रेन परिवार का बेटा। युवा मास्टर लिन हैरान थे क्योंकि उनकी आंखों में डर भर गया था। रिवरटाउन में रेन परिवार एक विशाल और प्रभावशाली परिवार था। लिन फैमिली उनसे कहीं ज्यादा हीन थी। रेन परिवार का बेटा निश्चित रूप से वह नहीं था जिसकी वह तुलना कर सकता था। निर्देशक रेन कुछ ही समय में यहाँ होंगे। तुम मर रहे हैं। युवा मास्टर लिन ने वांग शियान को ऐसे देखा जैसे वह एक मरा हुआ आदमी हो। यंग मास्टर लिन के बगल में सुंदर लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और वांग जियान पर चिल्लाई। बालक, तुम बहुत घमंडी हो। आपने वास्तव में उनकी कारों को तब पीटा जब वे आपका व्यवसाय नहीं चाहते थे।
तुम कितने अशिक्षित हो। उन्हें सुनते ही वांग शियान ने अपनी ठंडी निगाहों से देखा। उसकी टिमटिमाती निगाहें सुंदर लड़की और यंग मास्टर लिन पर टिकी थीं। तभी उस व्यक्ति के आने से पहले अचानक एक आवाज ने हवा काट दी। रेन फैमिली के मैदान में परेशानी पैदा करने की हिम्मत किसकी है? क्या आप जीने से थक गए हैं? जब निर्देशक कुई ने आवाज सुनी तो उस व्यक्ति का अभिवादन करने के लिए उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। निर्देशक रेन, वह साथी अंदर है। वह बहुत अहंकारी है। जब हम उसे कार नहीं बेचना चाहते थे तो उसने हमारी कारों की पिटाई कर दी। निर्देशक रेन, आपको उसे सबक सिखाना चाहिए, निर्देशक कुई ने भागते हुए समझाया। अपनी उंगलियों के बीच में एक सिगरेट के साथ रेन एनजी को ठंड लग रही थी क्योंकि उन्होंने निर्देशक कुई को अपनी ओर दौड़ते देखा। उसने सिर हिलाया और अंदर चला गया। शोरूम में प्रवेश करने के बाद जब उसने एक युवक को एक बेंटले के खिलाफ अहंकारपूर्वक झुके हुए देखा तो वह जम गया। नमस्ते यंग मास्टर रेन, मैं लिन फैंग हूँ। जब यंग मास्टर लिन ने रेन एनजी को देखा तो वह जल्दी से उसके पास गया और उसका अभिवादन किया। फिर भी रेन एनजी सुन नहीं पाई कि लिन फैंग अब किस बारे में बात कर रहा था। वह अपने सामने अंधेरा देख सकता था, जैसे कि वह रसातल में गिर गया हो। ये युवक, वह उसे कभी नहीं भूलेगा। उनकी शांत मुस्कान, उनकी आंखों में ताना मारने वाला लुक। उन्होंने उस रात को याद किया जब उस दबंग को भी इनबॉर्न एक्सपर्ट को आधा कदम उनकी आज्ञा सुननी पड़ी थी। उसे घुटन महसूस हुई। वह क्यों है? मैं इतना दयनीय कैसे हो सकता हूँ कि मुझे इस शैतान जैसे युवक से दोबारा मिलना पड़े? उस युवक की आंखों में जिज्ञासु और चंचल रूप देखकर रेन एनजी अपने जूतों में सिहर उठी। निर्देशक रेन, वह वही है जिसने हमारी 5 कारों को तोड़ा। निर्देशक कुई ने वांग शियान की ओर इशारा किया और रेन एनजी को गुस्से में चिल्लाया। रेन एनजी ने अपनी सांस रोक ली और जब उन्होंने निर्देशक कुई को सुना तो उनकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। बाहर में जाओ तुम, क्या तुम मुझे मरवाने की कोशिश कर रहे हो? रेन एनजी उछल पड़े और निर्देशक कुई के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उन्होंने लगभग अपनी सारी शक्ति उस पर लगा दी। यदि उनकी आंतरिक ऊर्जा अभी भी आसपास होती तो निर्देशक कुई उस थप्पड़ से मर सकते थे। रेन एनजी ने वैंग जियान को कड़वाहट के साथ देखा जब वह आगे बढ़ रहा था। बूम! इसके बाद रेन एनजी ने कुछ ऐसा किया जिससे हर कोई हैरान रह गया। वह भागा और उस युवक के सामने घुटने टेक दिए। ये सही है, उसने घुटने टेके और घुटनों के बल बैठने की आवाज जोर से सुनाई दी। रेन एनजी की हरकतों से हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने निर्देशक कुई को जोरदार थप्पड़ मारा। फिर वह दौड़ा और युवक के सामने घुटने टेक दिए। वह रेन परिवार के यंग मास्टर थे, रेन परिवार के नेता का बेटा। इसके अलावा रेन परिवार को रिवटाउन में नंबर 2 प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट परिवार के रूप में स्थान दिया गया था। फिर भी जब उसका सामना उस युवक से हुआ जिसने उनकी कारों को तोड़ दिया तो वह वास्तव में भागा और अपने घुटनों के बल बैठ गया। अध्याय 88। एक दानव की तरह भयभीत, एक भगवान की तरह पूजनीय। यंग मास्टर वान, युवा मास्टर वान, मुझे नहीं पता था कि यह तुम थे। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सभी शापित लोग हैं जिन्होंने यंग मास्टर वान को नाराज किया। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। यंग मास्टर वान, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इस घटना में हमारी गलती है। मैं माफ़ी मांगता हूँ। वांग शियान शुरू में उस व्यक्ति का इंतजार करना चाहता था जिसे निर्देशक कुई ने ओल्ड किन को बुलाने या खुद से इसे निपटाने की कोशिश करने से पहले बुलाया था। हालांकि यह उनकी अपेक्षाओं से परे था कि जो व्यक्ति आया वह रेन एनजी था। उन्होंने स्वाभाविक रूप से उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से याद किया। वह रेन फैमिली से थे। पहले उसे लोंगक्सुआन रेस्तरां द्वारा अपने प्रथम श्रेणी के रेस्तरां को जलाने के लिए कहा गया था। उस समय मो किंगलोंग ने सीधे तौर पर उसे अपंग बना दिया था। जिस चीज की उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी वही ये थी कि निर्देशक रेन, जिसके बारे में निर्देशक कुई बात कर रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि रेन एनजी थे। रेन एनजी को अपने बगल में घुटने टेकते देख आंसुओं की कगार पर वांग जियान अवाक रह गया। क्या मैं इतना डरावना हूँ? क्या किसी लड़के का इस तरह काम करना ठीक है? अगर रेन एनजी को पता होता कि वांग जियान वर्तमान में क्या सोच रहा है तो वह निश्चित रूप से जोर से रोएगा। वह कैसे नहीं डरता? तुम न केवल भयावह हो बल्कि तुम शैतान के अवतार भी हो। धत तेरी की। एक जनजात विशेषज्ञ के अधीनस्थ के रूप में आधे कदम के साथ आपकी पृष्ठभूमि कितनी भयानक है। रेन फैमिली को खत्म करने के लिए आपकी एक किक काफी है।
अगर मैं अपने पिता को बता दूं कि मैंने इस शैतान को फिर से नाराज कर दिया है, तो मैं शायद उसके द्वारा मार दी जाऊंगी। मैं सोच रहा था कि निर्देशक को ही किसे बुलाएंगे, इसलिए ऐसा होता है कि मैं किसी को जानता हूँ। वांग शियान ने रेन एनजी को देखा। उसने अपनी नाक रगड़ी और पाया कि यह थोड़ा प्रफुल्लित करने वाला है। यंग मास्टर वान, मुझे भी नहीं पता था कि यह आप ही थे। अगर मुझे पता होता तो मैं आने की हिम्मत नहीं करता, भले ही तुमने मुझे मार डाला हो। मेरी हिम्मत नहीं होती। उद्धरण चिन्ह। रोने के साथ ही रेन एनजी कांप रही थी। चूंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए मेरा मानना है कि यह मामला आसानी से सुलझाया जा सकता है। वांग शियान ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और बैठ गया। यंग मास्टर वांग, इसमें हमारी गलती है। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं निर्देशक कुई को माफी के तौर पर मार डालूंगा। कृपया शांत हो जाओ। वांग शियान को नीचे झुककर बैठे देखकर रेन एनजी कांप उठी। वह पूरी तरह से सहम गया था। दूसरे छोर पर निर्देशक कुई, जिसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा गया कि वह लहूलुहान हो गया, आखिरकार सदमे से उबरने लगा। हालांकि जब उसने रेन एनजी की बात सुनी तो वह हतप्रभ रह गया और होश खो बैठा। आसपास के सुरक्षा गार्ड मदद नहीं कर सके और अपनी लार निगल गए क्योंकि उन्होंने घटनाओं के इस अविश्वसनीय मोड़ को देखा। जब यंग मास्टर लिन और उनके बगल में खूबसूरत लड़की ने ये देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गईं और उनके चेहरे फीके पड़ गए। यहाँ तक कि जियो यू और जियो एमआई भी हैरान रह गए। रेन एनजी की ओर मुड़ने से पहले वांग शियान ने चारों ओर देखा। मैं एक अनुचित आदमी नहीं हूँ। आप मेरे लिए जज हो सकते हैं। यंग मास्टर वांग, कृपया जारी रखें। कृपया जारी रखें, रेन एनजी ने तुरंत उत्तर दिया। हाँ, ऐसा ही हुआ है। मैं अपनी बहन को कार खरीदने के लिए यहाँ लाया था और हमारी नज़र एक गुलाबी बेंटली पर थी। कई राउंड तक कोशिश करने और इसे खरीदने का निर्णय लेने के बाद निर्देशक कुई ने मुझे बताया कि कार बेच दी गई है। उन्होंने कहा कि कार उस युवा मास्टर लिन द्वारा पहले से बुक की गई थी और वह मुझे नहीं बेचेगी। हालांकि ये स्पष्ट था कि जिस समय हम कार का परीक्षण कर रहे थे और पुष्टि की थी कि हम इसे खरीदना चाहते हैं, ये कार अभी तक बेची नहीं गई थी। दूसरे शब्दों में, मैं इसे पहले खरीदना चाहता था लेकिन उसने इसे दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। मुझे बताओ कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम इसके बारे में गुस्सा होते? इसके अलावा निर्देशक कोई बिल्कुल भी क्षमा प्रार्थी नहीं थे और उन्होंने मुझे बाहर निकलने के लिए कहा। उस यंग मास्टर लिन और उसके बगल वाली खूबसूरत लड़की ने यहाँ तक कहा कि मैं घमंडी था, मैं मौत को दावत दे रहा था और अशिक्षित था। हे, अब मुझे बताओ, क्या तुम मुझे उसके लिए दोष दे सकते हो जो मैंने किया है? मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता। इसमें हमारी गलती है। यंग मास्टर वांग, मैं आपको निश्चित रूप से एक स्पष्टीकरण दूंगा जिससे आप संतुष्ट हो सकते हैं। जब रेन एनजी ने सुना कि वांग शियान ने अपना दृष्टांत पूरा कर लिया है, तो उसने अपने दांत पीस लिए और जल्दी से जवाब दिया। उन्होंने दोहराया, यंग मास्टर वांग, मैं आपको निश्चित रूप से एक स्पष्टीकरण दूंगा जिससे आप संतुष्ट हो सकते हैं। निश्चिंत रहें, यह उन शापित बववा है जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है। हाँ, वे वही हैं जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। मैं एक अनुचित व्यक्ति नहीं हूँ। वांग जियान मुस्कुराया, सिर हिलाया और रेन एनजी के कंधों को थपथपाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। नहीं, नहीं, यंग मास्टर वांग, कृपया मत। जब उसने वांग शियान को अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए देखा, तो उसने सोचा कि वांग शियान सजा दे रहा है। माफी की भीख मांगते हुए उनका चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि उन्होंने अचानक अपने अमृत क्षेत्र से एक गर्माहट महसूस की। उसके सुखद आश्चर्य के लिए उसने देखा कि उसका अमृत क्षेत्र धीरे धीरे ठीक हो रहा था। इसने उसे अविश्वास में वांग शियान को घूरने पर मजबूर कर दिया। मैं एक बहुत ही उचित व्यक्ति हूँ। जब तक तुम मुझे अपमानित नहीं करते, मैं तुम्हें अपमानित नहीं करूँगा। वांग शियान ने उसके कंधों को थपथपाया और मुस्कुराया। रेन एनजी ने महसूस किया कि शक्ति उसके शरीर में लौट रही है। उसका चेहरा उत्तेजना से लाल हो गया था और उसका बलगम लगभग थूक चुका था। धन्यवाद, यंग मास्टर वान। धन्यवाद, यंग मास्टर वान। रेन एनजी वांग शियान को प्रणाम कर रही थी। वह अकथनीय रूप से उत्तेजित था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह शैतान उसके सामने है। नहीं, ये देवता जैसा युवक उसके अमृत क्षेत्र को ठीक कर सकता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतने भाग्यशाली तरीके से समाप्त होगा। वांग शियान मुस्कुराया, खड़ा हुआ और उसे खड़े होने का इशारा किया। रेन एनजी तुरंत उठ खड़ा हुआ और वांग शियान के पास नौकर की तरह अपना सिर नीचे करके खड़ा हो गया।
इन बेंटले के लिए जिन्हें मैंने तोड़ा है, इसे डायरेक्टर कुई और उस यंग मास्टर लिन की टेप पर रख दे। साथ ही यंग मास्टर लिन और उनके साथ की खूबसूरत लड़की ने मुझे ये कहते हुए धमकी दी कि मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं कैसे मरा। हे, मैं उन्हें आप पर छोड़ता हूँ। वांग शियान मुस्कुराया और उसने अपना ध्यान यंग मास्टर लिन और उसके बगल में लड़की की ओर लगाया। यंग मास्टर वांग, निश्चिंत रहें, इस मामले को मुझ पर छोड़ दें। मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। रेन एनजी ने अपना सिर उठा लिया और गंभीरता से गारंटी दी। चूंकि वे यंग मास्टर वान को नाराज करने की हिम्मत करते हैं, इसलिए मैं उन्हें बता दूंगा कि किसी की मौत कैसे हुई, यह न जानने का क्या मतलब है। रेन एनजी बहुत जोर से बोल रही थी। युवा मास्टर लिन और उसके बगल में सुंदर लड़की निश्चित रूप से उसे स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। जब वे रेन एनजी की जानलेवा नज़र से मिले तो उन्हें अपनी रीढ़ के नीचे एक सिहरन महसूस हुई और वे डर गए। यंग मास्टर रेन, नहीं, ये हमारी गलती है, कृपया यंग मास्टर रेन। यंग मास्टर लिन की आवाज़ कांप रही थी और वह डरा हुआ लग रहा था। रेन एनजी ने यंग मास्टर लिन की ओर ठंडी निगाह से देखा, मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर वान को अपमानित करने और उसके सामने अहंकारपूर्ण व्यवहार करने की? बस इंतजार करो और देखो, हम साथ में अच्छा समय बिताएंगे। उद्धरण चिन्ह। यंग मास्टर रेन, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, यह मेरी गलती है। यंग मास्टर वान, ये सब मेरी गलती है। मुझे नहीं पता था कि यह आप थे। मैं मौत के लायक हूँ। जब लिन फैंग ने रेन एनजी की बातें सुनी तो वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसने डरावनी दृष्टि से वांग शियान की ओर देखा। उनकी नज़र में ये युवक शैतान के बराबर था। वह सहमा हुआ था। यहाँ तक कि यंग मास्टर रेन ने भी उसके सामने घुटने टेक दिए और माफ़ी की भीख मांगी। वांग शियान का सिर्फ एक शब्द यंग मास्टर रेन को उसके साथ खिलवाड़ करने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त था। यंग मास्टर रेन के व्यवहार को देखते हुए वह बहुत अच्छी तरह से मारा जा सकता है। माफ़ी मांगते हुए उनका शरीर कांप रहा था। उसके बगल में सुंदर लड़की चादर की तरह सफ़ेद हो गई थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने किसका अपमान किया? वांग शियान ने बिना भावनाओं के उनकी ओर देखा। उनका अपमान करने वालों की नज़र में वांग शियान को शैतान की तरह डर लगता था। इसी तरह वह दूसरों को भी एक देवता के रूप में पूजनीय बना सकता था। ये सब उनके मूड पर निर्भर था। अगर उसका मूड खराब होता तो वह रेन एनजी को पंगु बना सकता था। रेन एनजी के कार्यों ने उसे संतुष्ट किया और वह उसे अपनी बाँह की लहर से ठीक कर सका। शैतान की तरह डरता था और भगवान की तरह पूजा करता था। अपने नियंत्रण के संबंध में वांग शियान ने इसका बहुत आनंद लिया। आपका जीवन या मृत्यु सब मेरे हाथ में है। सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार होगा।